Welcome back to Momentum Classes Rohtak, and this is the second part of our chapter number 5, which is life process. हमने पहले पार्ट के अंदर करीबन 6 से 7 क्वेश्चन हमारे कवर अप कर दिए थे. That was half of our NCERT exercise. So today we will be discussing the remaining questions of chapter number 5. आई होप कि अब तुम पहली वीडियो देखकर आए हो तो उसके अंदर तुम्हें बेसिक आइडिया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, किन प्रोसेस के जरिए हम लाइफ प्रोसेस पूरा कंटिन्यू करते हैं हमारा. तो आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा, दैट इज हाउ आर एल्वियोलाइज डिजाइन्ड टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. देखो कोई भी क्वेश्चन करने से पहले देखो मैं चाहूं तो बेटा पूछे इसका आंसर लिखो, बट क्या फायदा, क्योंकि सीबीएसई के अंदर हो सकता है हमारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाए, बट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है हमारा. तो अगर हम यहाँ देखते हैं जिसकी बात करी गई है वो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एल्वियोलाइज. एल्वियोलाइज होते क्या है, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट दैट. व्हेन वी टॉक अबाउट एल्वियोलाइज, ये वो पार्ट होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि लंग्स के अंदर. ये लंग्स का हमारा वो पार्ट होगा बेटा जिसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. हम सभी कहते हैं कि हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट वो होता कैसे है. एक बेसिक सा फंडामेंटल प्रोसेस देखते हैं कि देखो हम जब ऑक्सीजन इनटेक करते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, टुवर्ड्स द लंग्स. और जब आप लंग्स की बात करते हो तो लंग्स के अंदर सबसे पहले हम ब्रोंकस की बात करते हैं जो कि जंक्शन है हमारा. ब्रोंकस के बाद वो डिवाइड हो जाता है इनटू बेटा ब्रोंकायोल्स, एंड ब्रोंकायोल्स के लास्ट में होते हैं हमारे पास बैग लाइक स्ट्रक्चर्स या बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हम बोलते हैं, विच आर एल्वोलाइज. और इन एल्वोलाइज का काम क्या होता है, जो इसके सराउंडिंग ब्लड वेसल्स है उसके साथ गैसेस का एक्सचेंज करना. जरा देखते कैसे. ये देखिए कुछ इस टाइप में आपके बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तुम्हारे एल्वोलाइज, और इन एल्वोलाइज के ही सराउंडिंग में क्या होती है हमारी ब्लड वेसल्स. हम जब इनटेक करते हैं तो हमारे एल्वोलाइज के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है, और ये जो ब्लड वेसल्स ब्लड कैरी कर रही हैं बेटा इनमें क्या ज्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. क्लास 9th के अंदर डिफ्यूजन सबने पढ़ा है, बिल्कुल सही. इट इज द ट्रांसफर ऑफ द मटेरियल्स या मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ लोअर कंसेंट्रेशन. अब देखो हमारे एल्वोलाइज के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो ये यहां से हायर से कहां जाएगा, टुवर्ड्स द लोअर कंसेंट्रेशन. यानी कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन गई, ब्लड में किसी कंसेंट्रेशन ज्यादा थी, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहां जाएगा, टुवर्ड्स द एल्वोलाइज. और जैसे ही टुवर्ड्स एल्वोलाइज जाएगा तो हमारे माउथ के थ्रू वापस हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज आउट कर देंगे. सो दिस इज हाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. अब क्वेश्चन ये है कि एल्वोलाइज में ऐसा क्या डिजाइनिंग हो रखी है कि ज्यादा से ज्यादा गैसेस एक्सचेंज हो सके. अब बेटा एक बात समझो, अब मेम्ब्रेन देखो एल्वोलाइज के थ्रू ही यहाँ पे एक्सचेंज होगा, तो जो अगर ये जो इसकी बाउंड्री है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, एल्वोलाइज की बाउंड्री है, ये कैसी होनी चाहिए, थिन या थिक, पतली होनी चाहिए या मोटी होनी चाहिए. अब सोचो किसी मोटी चीज के थ्रू उसको मूव करवाना है, क्या वो इजिली मूव होगा, नहीं होगा. तो उसकी मूवमेंट के लिए सबसे पहली चीज, फॉर द मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ द गैसेस द मेम्ब्रेन्स आर मेड थिन. ये जो एल्वोलाइज की जो बाउंड्री होती है, एल्वोलाइज आर थिन स्ट्रक्चर्स, इनकी बाउंड्रीज बहुत ही पतली होती है ताकि इजीली क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके. सेकेंडली ये जो हमारे एल्वोलाइज होते हैं दे आर स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर. देख पा रहे हो यहां से इनका स्ट्रक्चर कैसा है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है. क्यों है स्फेरिकल, बिकॉज जितना वो स्फेरिकल होता जाएगा उतना ही उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. क्या हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा. अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ही ज्यादा देखो यहां से भी गैसेस एक्सचेंज होंगी, तो यानी कि उसको ज्यादा एरिया मिलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेस क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके. सो दो मेजर डिजाइन चेंजेस है एल्वोलाइज के अंदर. सबसे पहले उसकी जो बाउंड्री है वो कैसी होगी, बहुत ही थिन होगी ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके. एंड सेकेंडली द शेप इज स्फेरिकल. शेप स्फेरिकल होने से क्या होगा, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूं बेटा, जितना ज्यादा स्फेरिकल होगा उतना ही ज्यादा उसके पास सरफेस एरिया होगा, एंड जितना ज्यादा बेटा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो पाएगी. क्लियर हो गया. तो क्या क्या डिजाइन है, 2 पॉइंट ही लिखने हैं बेशक इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बाउंड्रीज ऑफ द एल्वोलाइज आर थिन so that gases can easily exchange through that, and secondly is they are spherical in shape
फॉर द मैक्सिमम सरफेस एरिया। आई होप सो कि ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब ये तभी क्लियर होता है बेटा जब आपको इसके स्ट्रक्चर का बेसिक नॉलेज होता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चंस को जितना एक्सपेंड कर सकते हो कर दो, क्योंकि जरूरी है ना, क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, कोई वो तो है नहीं हमारे पास रिएक्शन या फॉर्मूला जो हम लिख दे। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, जितना ज्यादा एक्सपेंशन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। हीमोग्लोबिन जिसको हम शॉर्ट में बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HB। चलिए एक छोटा सा ट्रिविया क्वेश्चन सबके लिए, हीमोग्लोबिन को मेजर करने की यूनिट क्या होती है। देखो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, ग्राम्स पर मिलीलीटर या ग्राम्स पर लीटर आप इसको मेजर कर सकते हो। जो आप सुनते हो ना कि ब्लड कितना है तेरे अंदर, कितना खून है तेरे अंदर, मेरे अंदर 12 ग्राम है, मेरे अंदर 15 ग्राम है, वो ग्राम कभी देखो ब्लड तो लिक्विड हो गया, उसको हम ग्राम्स में नहीं करते, उसको हम लीटर में करते हैं। तो वो जो 14 ग्राम या 15 ग्राम आता है वो किसकी यूनिट आती है, हीमोग्लोबिन की। भाई जब ब्लड मापने जा रहे हैं या ब्लड देख रहे हैं कितना है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे पास, क्यों, क्योंकि बेटा हीमोग्लोबिन ही हमारे ब्लड का वो पार्ट है, ये तो सबको पता होता है कि ये रेड पिगमेंट है जिसकी वजह से ब्लड रेड होता है। सेकेंडली ये जरूर याद रखना है, इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑक्सीजन। चलिए वो थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन का डायग्राम फिर से देखते हैं। ये हमारी एल्वेलाइज थी, इसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स थी, यहां से जब ऑक्सीजन एल्वेलाइज से कहां गई, ब्लड में गई, तो ब्लड के कौन से कंपोनेंट ने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ा, दैट वाज हीमोग्लोबिन। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट जिसने ऑक्सीजन को पकड़ा होगा, हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलती है दैट इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको हम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब सोचो अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा। सबसे पहली बात देखो, नहीं तो बात करेंगे इसमें क्या कहा है, डेफिशिएंसी, अगर कमी हो गई उसकी तो क्या होगा। सोचो बेटा अगर मुझे एक जगह से, आजकल सभी ऑनलाइन ऑर्डर्स करते हो खाना, जोमेटो स्विगी राइट, सब करते हैं, इंस्टामार्ट ब्लिंकिट, आजकल तो पता नहीं कितनी चीजें करते हो। तो अगर डिलीवरी पार्टनर्स ही नहीं होंगे, डिलीवरी बॉयज नहीं होंगे, डिलीवरी पर्सन नहीं होंगे, तो हम खाना ऑर्डर तो कर लेंगे पर वो हमारे तक पहुंच नहीं पाएगा, और पहुंचेगा तो बहुत ही लेट पहुंचेगा। सिमिलरली देखो हमने ऑक्सीजन तो इनटेक कर लिया यहाँ पर, अब ऑक्सीजन ब्लड तक कैरी कौन करेगा, मान लो हमने ऑर्डर कर लिया पर वो हमारे तक पहुंचेगा कैसे, अगर हीमोग्लोबिन या डिलीवरी पार्टनर ही नहीं होगा तो वो हमारे तक इजीली पहुंच नहीं पाएगा। सिमिलरली अगर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी के अंदर तो उससे क्या होगा, द सेल्स जो हमारे बॉडी सेल्स हैं विल नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ, यानी कि जितनी अमाउंट उसको चाहिए उतनी अमाउंट में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। Our body cells will not get the adequate amount of oxygen। अब कोई ये पूछेगा सर क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ना मिले, हमारे सेल अपना काम करते रहेंगे। अरे बेटा कैसे काम करेंगे, ऑक्सीजन ही तो है। देखो हमने पिछली रिएक्शन में करा था, जब रेस्पिरेशन की रिएक्शन पढ़ते हैं, ये जो ग्लूकोज है ये किसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अगर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो फूड ब्रेक डाउन भी नहीं होगा, एंड अगर फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो दैट मीन्स हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी। इफ द सेल्स विल नॉट गेट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन देयर विल बी अ लैक ऑफ एनर्जी। अब बेटा आपने जरूर अपने आसपास अपनी रियल लाइफ में देखा होगा ऐसे लोगों को जिनका हीमोग्लोबिन अगर थोड़ा सा कम है तो उनको जल्दी थकावट हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू डू वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रीजन कि भाई हीमोग्लोबिन कमी है, सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, और सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही तो उनके पास एनर्जी भी नहीं होती। इज इट क्लियर। तो हमें क्या लिखना है इसके अंदर, सिंपल सी बात है, सिंस हीमोग्लोबिन आर द बाइंडिंग एजेंट्स फॉर द ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या है हमारे बाइंडिंग एजेंट्स, सो अ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन will not allow the cells to get adequate amount of oxygen, and due to the lack of oxygen cells will not get sufficient energy to do their work। दोबारा से इस लाइन को रिवाइंड करके सुन लेना क्योंकि यही हमारा एग्जैक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। प्लीज बेटा वीडियो को ध्यान से देखो, पॉज कर लो, एक बार स्क्रीन पे देख लो कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं होगा, तो
तो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां पर एनर्जी भी नहीं होगी। एंड ड्यू टू दिस क्या क्या फिनोमेना हो सकते हैं? सबसे पहले टायर्डनेस, थकावट रहेगी, लेथार्जी हो जाओगे, लेथार्जिक, आलसी जिसे बोलते हैं भाई। आलसी दो टाइप है, तो जिससे काम करने का मन नहीं है, दूसरा जिससे काम हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं है सफिशिएंट। इज इट क्लियर? चलिए बेटा नेक्स्ट, डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। चलिए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब कहोगे सर ये क्या मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दी? मैथमेटिक्स नहीं है, बायोलॉजी ही है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम एक बार के लिए मान लेते हैं ये क्या है? हमारा ह्यूमन हार्ट। सबसे इजी तरीका है हार्ट के फंक्शन समझने का। सर्कुलेशन किसी को समझनी है, जिसको नहीं समझ आती वो अजीब से फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, सर क्या एट्रियम है, क्या वेंट्रिकल, अगर नहीं समझ आता बेस्ट तरीका है आपके हार्ट के स्ट्रक्चर को समझने का। देखो बेटा, अब अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं यहाँ पे, सो दिस इज माय राइट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड। तो जो हमारा लेफ्ट हैंड होगा सामने से देखने पर वो हमारा रहेगा लेफ्ट पार्ट ऑफ आवर हार्ट और दिस विल बी द राइट पार्ट। अब कई बार बच्चे क्या देखते हैं, सर जब लिख रहे हैं तो ये राइट साइड है। भाई देखना तुम्हें लिखते टाइम का नहीं है, तुम्हें सामने दिखना। मैं यहाँ खड़ा हूं, अब देखो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाला पार्ट है और राइट हैंड साइड पे ये वाला पार्ट है, तो अपना सामने से व्यू देखना हमें। अब जो टॉप पार्ट्स होते हैं दे आर द एट्रियम एंड द लोअर पार्ट्स आर द वेंट्रिकल्स एंड इनके बीच में होती हैं वॉल्स। यहां पर जो वॉल्व होती है दिस इज द बाइकस्पिड वॉल्व एंड राइट हैंड साइड जो होती है दैट इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बात समझ आ गई? अब क्या करना है, देखो हार्ट के पास ना खून दो जगह से आता है। एक इसके पास ब्लड आता है बेटा कहां से? फ्रॉम द लंग्स। कहां से आता है? लंग्स। दूसरा जब ये पूरे बॉडी पार्ट्स में सभी पूरी बॉडी को ब्लड दे देता है तो वहां से भी तो ब्लड वापस आता है। ये चीज होगी। अब कैसे होता है समझो। लंग्स, अभी हमने देखा था एल्वोलाइज एक्सचेंज कर रही है, तो लंग्स के थ्रू जो ब्लड आता है वो कैसा आता है? ऑक्सीजनेटेड। अब जैसे ऑक्सीजनेटेड आर्टरियम में आया, बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो वेंट्रिकल में पुश हुआ और यहां से ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट्स। अब बॉडी पार्ट्स तक भी कैसा आया? यस, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेटेड पार्ट यहां तक ले आया ब्लड। अब बॉडी पार्ट्स ने क्या किया? सारी ऑक्सीजन ले ली ब्लड की और यहां से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां भेज दिया? राइट एट्रियम। सो हियर द ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड। अगेन ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो वेंट्रिकल में पुश और वेंट्रिकल से फिर वो लंग्स पे, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड। वापस से लंग्स क्या करेगा? ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ब्लड फिर से ऑक्सीजनेटेड। सो ये पूरी सर्कल चलती रहेगी। अब कौन कैरी कर रहा है ये जरूर ध्यान रखना है। लंग्स की तरफ या लंग्स से ले जाने वाला, वहां पर एक वर्ड याद रखना है हमेशा, पल्मनरी। क्या वर्ड याद करना है? पल्मनरी। चाहे वो यहां पर है चाहे वो इधर है। तो ये हो गया तुम्हारा पल्मनरी। छोटी सी ट्रिक है, हमेशा याद रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होगी। देखो खून दो तरीके से, या तो वो अवे फ्रॉम द हार्ट जाएगा या फिर वो टुवर्ड्स द हार्ट जाएगा। either the blood will go away from the heart or the blood will come towards the heart. Away starts with A and so is the start with arteries. Away A, arteries A और फिर towards है तो फिर वो veins। दो ही तो मेजर टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। अब देखो यहां से ब्लड हार्ट की तरफ आ रहा है, तरफ यानी कि टुवर्ड्स, टुवर्ड्स यानी कि वेन। सो वी हैव हियर इज द पल्मनरी वेन। अब यहां हार्ट से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो पल्मनरी आर्टरी। कभी नहीं भूलोगे, कभी याद भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही कभी भूलोगे, समझ ऐसा आ जाएगा ये। उसके बाद वापिस से हार्ट से दूर ले जा रहा है, दूर कौन लेके जाएगा? देखो फिर से अवे, आर्टरीज। और यहां पे हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी होती है विच इज नोन एज द एओर्टा। एओर्टा इज द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। एक एक स्टेप को साथ साथ समझ लो। उसके बाद यहां क्या हो रहा है? सॉरी क्या कहा? दिस वॉज, हाँ जी, अवे फ्रॉम द बॉडी। और यहां पे क्या हो रहा है? टुवर्ड्स द बॉडी। यहां पे टुवर्ड्स द हार्ट आ रहा है, टुवर्ड्स यानी कि वेन,
और वेन यहाँ पर कौन सी होती है, एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं। वेन सबसे बड़ी कौन सी हमारी बॉडी की, दैट इज वेना कावा। वेना कावा भी याद रखना बेटा, दो टाइप की होती है, एक इंफीरियर वेना केवा और एक सुपीरियर वेना केवा। इंफीरियर जो लोअर बॉडी पार्ट से ला रही है और सुपीरियर जो अपर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है। सो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस चलता है किसका, सर्कुलेशन का। हमेशा याद रखना, देखो लंग्स की तरफ, लंग्स से आया हार्ट की तरफ पल्मोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट से बॉडी की तरफ गया सबसे बड़ी आर्टरी एओर्टा, और ब्लड कैसा, ऑक्सीजनेटेड। बॉडी पार्ट से लंग की तरफ गया, टुवर्ड्स गया है तो वेन, और सबसे बड़ी वेन दैट इज वेना केवा। पर यहाँ जो ब्लड है वो कैसा हो चुका है अब, डीऑक्सीजनेटेड। उसके बाद हार्ट से लंग की तरफ गया, यानी कि हार्ट से दूर गया है, दूर गया है तो पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज हाउ द सर्कुलेशन वर्क्स इन द ह्यूमन बीइंग्स। अब इसको हम डबल सर्कुलेशन क्यों कह रहे हैं बेटा, इसके पीछे लॉजिक समझते हैं। सेम टाइप ऑफ ब्लड रीचेस द हार्ट ट्वाइस। देखो यहां से जो खून यहां से चला था वंस, और फिर यही ब्लड वापस से यहां पर आया। सेम ब्लड दो बार, देखो इसको थोड़ा सा साफ हम फिर से कर लेते हैं, विदाउट नेमिंग करते हैं, अब हम सिर्फ समझेंगे। यहां लंग्स, यहां बॉडी पार्ट्स, वैसे बात क्विकली फट देंगे, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, यहां से यहां पे पहुंचा ब्लड, यहां से यहां गया, फ्रॉम हेयर टिल हेयर एंड टिल द लास्ट हेयर। अब देखो जो ब्लड यहां से स्टार्ट हुआ होगा बेटा वो हार्ट में गया, हार्ट से बॉडी में, और फिर वही ब्लड बॉडी से वापस कहां आ गया, हार्ट में। इनकी सेम टाइप ऑफ ब्लड रीचेस द हार्ट ट्वाइस। दो बार सेम ब्लड आया है। क्यों आया है उसके पीछे भी रीजन है, ताकि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या रह सके, सेपरेट रह सके। भाई एक ही बार आता तो वो मिक्स हो जाता, देखो आ भी रहा है ऑक्सीडेटेड, डीऑक्सीडेटेड वहीं पे जा रहा है, तो सेम टाइप पे क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की। पर यहाँ क्या हो रही है, सेग्रीगेशन, ऑक्सीडेटेड अलग है और डीऑक्सीडेटेड अलग है। इससे हो क्या रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग अस बेटर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ज्यादा हो रही है, क्यों। अब एक बात था बेटा, अगर मैं तुम्हें कोई चीज दे रहा हूँ और वो मिक्स करके दे रहा हूँ, कह रहा हूँ इसको अलग करो उसको अलग, पहले तो अलग करने में टाइम जाएगा और फिर आप उसे यूज करोगे। बट अगर मैं आपको पहले ही अलग करके दे दूं, आपको जो चाहिए आप डायरेक्टली वही यूज करोगे। सिमिलरली अगर मैं मेरे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स करके दे दूंगा, तो पहले तो हमारे बॉडी पार्ट्स यही करते रह जाएंगे कि ऑक्सीजनेटेड अलग कर लो या डीऑक्सीजनेटेड अलग कर लो, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत कंज्यूम होती। तो ये डबल सर्कुलेशन का फायदा क्या है, इट गिव्स अस अ बेटर एफिशिएंसी। और है क्या डबल सर्कुलेशन, दैट द सेम ब्लड रीचेस द हार्ट ट्वाइस। डबल से समझ जाओगे, ट्वाइस सर्कुलेट तो हुई है। सो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, it is a process by which the heart receives the same blood twice. And what is its advantage, it provides a better efficiency of circulation. तो आई होप कि ये सारा क्लियर हो जाएगा, कहाँ ऑक्सीजनेटेड है कहाँ डीऑक्सीजनेटेड है। एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेना, नहीं समझ आए तो जैसे मैं लिखता गया तो बेटा रिवाइंड कर लेना, थोड़ा स्लो कर लेना, कोई जरूरत नहीं है 1.5x भगाने की। थोड़ा सा ये टॉपिक स्लो करना, क्योंकि एक बार अगर ये समझ आएगा बेटा लाइफ लॉन्ग ये कंसेप्ट नहीं भूलोगे। Next, what are the differences between the transport of the materials in xylem and phloem? सबसे पहली बात तो xylem और phloem होते क्या है? These are the transporting tissue in the plants. जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स है ना, जो ब्लड को इधर उधर कर रही हैं, तो प्लांट्स में जो मटेरियल्स होते हैं वो दो ही तरीके से मूवमेंट होते हैं, या तो वो जाइलम या फिर वो फ्लोएम। याद करो एमसीक्यू में क्या था, जाइलम हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ water and minerals, whereas phloem helps in the movement of food. Movement से बेटर भी एक वर्ड बता रहा हूं बेटा, कभी कोई गलती करेगा ही नहीं। The word is translocation. The phloem helps in the translocation of food. अब इनमें डिफरेंस क्या, पहले तो डिफरेंस ये होगा कि जाइलम में क्या मूव हो रहा है और फ्लोएम में क्या मूव हो रहा है। सेकेंडली जो जाइलम है यहां पे होता क्या है, it takes water from roots to all the parts of the plant, क्योंकि हम सबको पता है कि वाटर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है प्लांट के अंदर, रूट्स, और वो रूट्स एब्जॉर्ब करके वाटर को पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। वेयर एज फ्लोएम में क्या हो रहा है,
फ्लोएम देखो फूड कर रहा है और फूड बनाता कौन है? लीव्स. सो इट ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये दो डिफरेंस समझ आ गए. जाइलम वाटर एंड मिनरल्स के लिए, फ्लोएम फूड की ट्रांसलोकेशन. जाइलम का मूवमेंट रूट्स टू ऑल पार्ट्स एंड फ्लोएम की मूवमेंट रूट्स लीव्स टू ऑल द पार्ट्स. अब हम सबको पता है रूट्स कहाँ होती है बेटा? डाउन साइड होती है, अंडरग्राउंड होती है. तो अर्थ के नीचे से पानी ऊपर की तरफ भेजना है. ऐसा तो नहीं होगा कि ऊपर कोई पानी अब्सॉर्ब कर रहा है उसको नीचे लाना है, कभी भी नहीं होगा. तो नीचे से पानी हमेशा कहा जाएगा? ऊपर. और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो दैट मूवमेंट इज नोन एज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट. कैसी मूवमेंट होगी वो? यूनि डायरेक्शनल. यानी कि यूनि मीन्स वन, एक ही डायरेक्शन में, नीचे से हमेशा ऊपर. वेयर एज अब देखो लीव्स बेटा अगर मान लो इस साइड पे है, उसको फूड ऊपर भी भेजना पड़ सकता है, उसको फूड रूट को भी देना. क्यों? रूट को भी तो एनर्जी चाहिए. सो दैट मीन्स द मूवमेंट इन फ्लोएम इज बाय डायरेक्शनल. मूवमेंट कैसी है फ्लोएम के अंदर? बाय डायरेक्शनल. यानी कि लीव्स से खाना ऊपर भी जा सकता है और लीव से खाना नीचे की तरफ भी आ सकता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम एंड इन द फ्लोएम. तीन डिफरेंस है, याद कर लेना. एज इट इज पेपर में क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है. चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर इज कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्विलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज. एल्वुलाइज की बेटा भी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी. उससे पहले हम एक बार अब किसकी बात कर लेते हैं? नेफ्रॉन. बेटा मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो हमने चेकिंग एक्सपीरियंस करा है सीबीएसई के अंदर, एक चीज बहुत पाई गई है. दो वर्ड्स में बच्चे कई बार कंफ्यूज हुए हैं और बहुत ज्यादा बार कंफ्यूज हुए हैं. द वर्ड इज नेफ्रॉन एंड द अदर वर्ड, यहां पे मैं स्टार करके लिख देता हूँ. द अदर वर्ड इज द न्यूरॉन. अलग है भाई. न्यूरॉन सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है, नर्व्स के अंदर होते हैं, जो हमारी नर्व्स होती है उसके अंदर होता है. वेयर एज नेफ्रॉन्स होते हैं ये किसमें होते हैं? किडनी. क्लास 9 की बेटा आपको एक लाइन तो जरूर याद होगी. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे यहाँ पर, उन सभी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है? सेल है. उसी तरीके से किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? हमारा नेफ्रॉन है. नेफ्रॉन, छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर ही क्या बनती है? पूरी बड़ी किडनी. अच्छा बताओ किडनी का रोल क्या होता है? यस, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो ये किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में. किसकी? एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स. हमारी बॉडी से यूरिन जो बाहर निकलेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे, वो कौन करेगा? किडनी. हम सबको पता है. अब वही बात होगी, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो क्या बताओगे? अरे भाई किडनी का जो फंक्शन है, खुद सोचो, किडनी का जो फंक्शन है वो किसकी वजह से होगा? जिससे मिलकर वो बना है. तो नेफ्रॉन्स का ही फंक्शन होता है, इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन. बात समझ आई? कैसे? अब तुम्हें कुछ याद हो बेटा, इसके स्ट्रक्चर्स की बात करूं. इसके अंदर एक ग्लोमेरुलस होता है, उसके बाद इसके अंदर लूप्स ऑफ हेनले होता है. स्ट्रक्चर तो याद होगा, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा बेटा इसका. लूप्स ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, और लास्ट में जहां सारे नेफ्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं दैट इज नोन एज कलेक्टिंग डक्ट. इसके अलावा लूप्स ऑफ हेनले में दो टाइप की ट्यूब्यूल्स होती है. वन इज एफरेंट ट्यूब्यूल्स एंड द अदर इज इफरेंट ट्यूब्यूल्स. एक बार स्ट्रक्चर जरूर, एनसीईआरटी का डायग्राम बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूछा गया है पेपर पहले भी. आई एम वार्निंग यू, इस बार भी आने के बहुत ज्यादा चांस है. तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जरूर याद करके जाएंगे. अब कैसे फर्क है किस किस के बीच में? अब आपको बेसिक समझ आ गया नेफ्रॉन का. इट इज द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी. ये सभी उसके पार्ट्स होते हैं. अब कैसे ये एल्वुलाइज से अलग है जरा वो देखते हैं. इसको एक डिफरेंस के फॉर्म में कर लेते हैं. एक साइड नेफ्रॉन एंड द अदर साइड वी हैव इज द किडनी. सबसे पहली बात तो बेटा, सबसे पहले सॉरी, नेफ्रॉन एंड किडनी कहां से आ गया? सेकंड इज एल्वुलाई. नेफ्रॉन तो किडनी का ही पार्ट है. नेफ्रॉन एंड एल्वुलाई, सबसे पहले बात तो इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ट्यूब समझते हो ना, जिसके थ्रू वो पास होता रहेगा. वेयर एज एल्वुलाई इज अ लार्ज बैलून लाइक स्ट्रक्चर. हमने स्ट्रक्चर देखा था शुरू में एल्वुलाइज का, वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था.
सेकेंडली इसका जो काम है बेटा वो क्या है, इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन, वेयर एज एल्वुलाइज जो है हमारी, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उसकी जो बाउंड्री थी, कैसी बाउंड्रीज थी, काफी थिन बाउंड्रीज थी। क्यों? क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन होना है, इस केस में ऐसा कोई डिफ्यूजन नहीं होना, तो इसकी जो वॉल्स रहती हैं दे आर वेरी थिक वॉल्स। कैसी वॉल्स होती है इसकी? थिक। उसके अलावा अगर हम बात करें, इसका जो मेन रोल है वो कौन से सिस्टम के अंदर है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है। वेयर एज जब हम बात करते हैं इसकी नेफ्रॉन की, इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये किसका पार्ट है वो भी तो समझ आना चाहिए। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो ये किसकी यूनिट है? एल्वुलाइज आर प्रेजेंट इन द लंग्स, वेयर एज नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द किडनीज। So this is the difference between nephron and the alveoli. अब एक चीज और बताते हैं, नेफ्रॉन से बनती है किडनीज। अच्छा चलो एक छोटा सा ट्रिवियल क्वेश्चन यहीं पे ऐड कर देते हैं। भाई अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है, जो नेचुरल किडनी हमारी बॉडी के अंदर जो 2 किडनीज होती हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, कोई डेफिशिएंसी डिसीज आ जाता है उसके अंदर, तो क्या करते हैं? क्या बॉडी एक्सक्रीट नहीं करेगी? करेगी। बॉडी फिल्टर नहीं करेगी? यस। बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, और अगर बिल्कुल डैमेज हो जाती है किडनी, तो वी हैव टू यूज एन आर्टिफिशियल मेथड विच इज नोन एज आर्टिफिशियल डायलिसिस। ये चीज याद रखना, क्योंकि 1 मार्क में पूछा गया बेटा पहले भी क्वेश्चन कि विच मेथड इज ऑप्टेड व्हेन बोथ द किडनीज ऑफ अ पर्सन गेट फेल्ड, या बहुत खराब हो जाती है दोनों दोनों, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? वी हैव टू गो फॉर आर्टिफिशियल डायलिसिस। इज इट क्लियर? और आपने सुना होगा ना, जब कई बार कोई पर्सन ज्यादा स्मोकिंग करता है, बहुत ज्यादा ही स्मोक को इनहेल करता है, तो उसको रेस्पिरेटरी डिसीज होने शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि जो एल्वुलाइज की थिन वॉल होती है उसके ऊपर जाके वो स्मोक डिपॉजिट हो जाता है। अब जैसे ही देखो ये स्ट्रक्चर था हमारा एल्वुलाइज का, अब जैसे ही यहाँ पर स्मोक डिपॉजिट हो गया, मान लो ये सारी वॉल्स पे स्मोक डिपॉजिट हो गया, अब इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता, इसी वजह से वो सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि जैसे ही वो ब्रीथ इन करता है, एल्वुलाइज और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएंगी तो ब्रीदिंग में अपने आप ऑटोमेटिकली इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन एल्वुलाइज एंड द नेफ्रॉन्स। आई होप, क्योंकि आपसे पूछा गया था विद रिस्पॉन्स टू द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग। स्ट्रक्चर हमने बात करी थी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर ट्यूब्यूलर, लिख देते हैं, बेटा भूलना चाहता हूँ। ट्यूबुलर मीन्स मेड ऑफ मैनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत सारी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर एक नेफ्रॉन बनता है। छोटा सा तुम्हें बता देते हैं, देखो ऐसा कुछ होता है, इनिशियली यहाँ पर सारा कुछ इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से नीचे यू शेप स्ट्रक्चर जा रहा होता है, यहाँ पर फिर तुम्हारा डिस्टिलेटेड कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल आता है, उसके बाद यहाँ पर एक साइड में कलेक्टिंग डक्ट चलता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, फिर इस केस में आके वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो सारे यहाँ पर हो गए, उसके बाद वाटर यहाँ पर कलेक्ट हो गया, इसके बाद बचा ही क्या है? सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही तो बचा ब्लड के अंदर सारा का सारा, क्योंकि ब्लड में से हमने न्यूट्रिएंट्स भी ले लिया, हमने ऑक्सीजन ले ली, हमने वाटर भी ले लिया, अब जो बचा वो क्या बचा? हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। और यही हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का भी आंसर है कि ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन, लूप्स ऑफ हेनले के अंदर रीअब्जॉर्प्शन, फिर डिस्टिलेटेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाके वेस्ट बनना, फिर सारा का सारा कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाना। आई होप सो बेटा कि यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो दिस वाज अबाउट योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। यही क्वेश्चन है बेटा, ये चैप्टर देखने में बहुत बड़ा है, पर इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। एक आपका न्यूट्रिशन में बन जाएगा, डाइजेशन का पूरे सारे सिस्टम पूछेगा पार्ट्स, कि आप पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स लिखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैक्ट्स पूछेगा, पार्ट पूछेगा। तो बेसिकली बहुत ही सिंपल, अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर जाते हो और साथ में सिर्फ डायग्राम्स रीड कर लेते हो, तो भी मैं कह रहा हूं बेटा कि आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर इनफ है। नो डाउट हम इस पूरी सीरीज के बाद पीवाईक्यूज लेकर आएंगे, पीवाईक्यू भी करेंगे, उससे आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि कितने पीवाईक्यूज सीधा सीधा एनसीईआरटी एक्सरसाइज से उठाए गए हैं। सो प्लीज बेटा फोकस करके पढ़ते रहो, इन सभी चैप्टर्स की एक्सरसाइज सीरीज देखो, एंड अगर कोई क्वेरी आती है, कोई डाउट आती है, सो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू
subscribe to the YouTube channel of Momentum Classes Rohtak. Thank you बेटा.